हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग को लेकर। तो जैसे जोसा काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो रही है, जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आईआईटीज मिल रही होगी प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, है ना। तो जोसा काउंसलिंग में किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत ही जल्द हड़बड़ा के रजिस्ट्रेशन, जल्दी से रजिस्ट्रेशन मत करना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना। तो रजिस्ट्रेशन इसी पे करना, कहीं और मत करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मॉप अप राउंड जो उन्होंने मॉक टेस्ट दिया हुआ है, एक तरह का मॉक राउंड है जो मॉक राउंड है उसमें अपीयर होना एकदम कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उसमें छूट जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मॉक राउंड में क्या होता है कि जो मॉक होता है एक तरह का, तो उसमें आपको ट्रायल हो जाता है, पूरा पता चल जाएगा कैसे पोर्टल ओपन होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आप ओपन करेंगे, जेई एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और अपना एक पासवर्ड जो आपने एनटीए से जो आप लॉगिन करते थे वो वाला आपको डालना होगा। और सिंपली इस वेबसाइट पर आप रजिस्टर करेंगे तो जो आपका डेटा ना ऑटोमेटिक एक्सेस होके आ जाएगा। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे मांगी जाएंगी। एक, आपसे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो पूछेगा। तो जहाँ से आपने 10+2 किया हुआ है, जहाँ से आपका 12th है, वो आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बन जाती है। आपका डोमिसाइल कहीं का भी हो उससे मतलब नहीं है। जोसा काउंसलिंग में आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी 10+2 ही डिसाइड करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हो सकता है आपके पास पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट हो और आपने ना लगाया हो, है ना। अगर आपकी रैंक में कैटेगरी रैंक नहीं आई है ना, अगर नहीं आई है तो आपको कोई वहाँ पर EWS आपको सेलेक्ट करके इस तरीके से कोई काम नहीं करना है। पहली चीज़ तो वहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक आपका लेगा। इनकेस अगर कुछ ऐसा आता भी है तो आप ऐसे मत अपने साइड से डालिएगा, बिकॉज आपकी EWS रैंक है, जो आपकी कैटेगरी रैंक जब आपकी नहीं आई है तो आपकी काउंसलिंग जनरल पे ही होने वाली है। बिकॉज आपका जब डेटा एक्सेस करेगा तो आपकी EWS रैंक होगी नहीं जो सॉफ्टवेयर में, तो आपको रिजेक्ट कर देगा, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरी चीज़, वो आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लेते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी लायबिलिटी वो कैंडिडेट पे छोड़ देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में दो चीज़ें आप करेंगे, और कोई डॉक्यूमेंट्स और कोई डिटेल नहीं अपलोड होगी। आफ्टर अलॉटमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग में IITs आएंगी, NITs आएंगी, IIITs आएंगी, GFTIs आएंगी, CFTIs आएंगी। GFTI जो CFTIs का मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो IIT के टक्कर के कॉलेज हैं यार, है ना, या NIT के लेवल के कॉलेज हैं। तो इसमें जैसे कुछ इंस्टीट्यूट अच्छे हैं वो आपको रखने हैं, है ना। अब किस अकॉर्डिंग चॉइस करनी है उस पर मैं शॉर्ट में जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ। कॉलेज ब्रांड टैग को ध्यान में रखना है, ब्रांच प्रेफरेंस पर लीव देना है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की हेल्प ले सकते हैं, लास्ट 2-3 सालों की प्लेसमेंट फैक्टर भी ले सकते हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंग भी कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी लिमिट नहीं, आप कितनी भी चॉइसेस कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आफ्टर चॉइस फिलिंग आपकी चॉइस फिलिंग ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी अगर आप नहीं भी लॉक करते हैं तो कोशिश करिएगा कि कोई भी चॉइस फिलिंग में बस एक ही चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा कॉलेज मत डालिए जो आपको नहीं चाहिए, और कोई भी ऐसा कॉलेज मत छोड़िए जो आपको चाहिए हो। दोनों चीज़ें हैं। तो आपको बहुत ही सिस्टमेटिक, जो आप चाह रहे हैं कि हमको लेना है लेकिन थोड़ा सा हम कम प्रियोरिटी में रख रहे हैं, तो आप लास्ट में रखिएगा, बिकॉज चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन राउंड वाइज अवेलेबल नहीं होता है। आफ्टर अलॉटमेंट में 3 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज आएगा, फ्लोट आएगा और विड्रॉल का आ जाता है, और देन स्लाइड का। और ये 3 ऑप्शन जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लाइड मतलब जो आपको कोई अगर कैंपस अलॉट हो गया, फॉर एग्जांपल आपको IIT कानपुर अलॉट हुई है तो आपको IIT कानपुर में ही फिर आपको स्लाइडिंग मिलेगी, है ना। तो कैंपस स्लाइडिंग, इट्स मीन स्लाइडिंग का मतलब कैंपस के अंदर स्लाइड करेगी ब्रांच। फ्रीज का मतलब जो आप ब्रांच लेना चाह रहे हैं वो लॉक हो जाएगी एक तरीके से, आप आगे के राउंड्स में, जो आगे राउंड्स होंगे उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। और फ्लोट का मतलब आप जो आपको मिली है वो सीट ऑप्ट करेंगे, और देन ऐसे करके फिर आप राउंड 2 में चले जाएंगे, फिर आप आगे राउंड 3 में चले जाएंगे फ्लोट करके। तो आपको कुछ एक बीच में अमाउंट पे करना पड़ता है, वो होता है पे सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो एक्सेप्टेंस फीस आपको 35,000 रुपये पे करनी पड़ती है, इधर 15,000 के आसपास आपको कुछ पे करनी पड़ेगी। उतना पे करके आप सीट एक्सेप्ट करेंगे। जब आपकी दूसरी कोई नई सीट अलॉट हो जाएगी देन तभी आपकी पुरानी सीट चली आती है, और एक बार पुरानी सीट अगर जो होगी राउंड 1 में वो चली जाएगी तो दोबारा आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा, जिसने इसने फ्रीज किया होगा, उसको अपनी ऑफिशियल जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसको वहाँ पर जाकर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब जिसको अलॉटमेंट नहीं आई होगी वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में मूव कर जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन नहीं अवेलेबल होगी, कोई भी रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं होगा अगर आप एक बार मिस कर जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखिए भैया, विड्रॉल का मतलब होता है काउंसलिंग से आउट हो जाना, है ना। काउंसलिंग से विड्रॉ ले लेना। अगर आप एक बार विड्रॉ कर गए, ये बहुत बार केस देखने को मिला है, एक बार जो उसने विड्रॉ कर दिया उसके साथ में प्रॉब्लम हो गई है। विड्रॉल का मतलब आउट हो गया, आउट फ्रॉम काउंसलिंग, ठीक है ना।
और तो यार हिंदी भैया समझ लेना अपनी, है ना, उस हिसाब से आप पूरी काउंसलिंग करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट, डेटा रिसर्च के साथ में। कुछ डाउट करीज हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर कभी लाइव आएंगे 2 दिन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जल्दी से हड़बड़ा के कोई भी डिसीजन लॉको को मत करना यार, है ना। इट्स अ टाइम टेकन प्रोसेस, यू कैन फिल अ मैक्सिमम चॉइस। हाँ, मैक्सिमम चॉइस करनी है, लेकिन ऐसा कोई चॉइस नहीं करना है जो आपको नहीं चाहिए। लोअर ब्रांच बहुत सोच समझ के डिसाइड करके रखना, ऐसा ना हो कि बाद में अलॉटमेंट आ जाए फिर आपका मन ना हो वहाँ पे लेने का। ठीक है, बाय बाय।